हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज से हमने बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी की टोटल 3 क्लास होगी। तो आज हम बायोलॉजी का पार्ट 1 शुरू करते हैं और इन सब का पीडीएफ telegram.learn कर लो पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 की क्लास। हाँ, और इसकी शुरुआत तो सीधा इस सब्जेक्ट के नाम से ही होती है। देखो, बायोलॉजी शब्द 2 पार्ट से बना है। बायो जिसका मतलब है जीवन या लाइफ, और लॉजी यानी अध्ययन। यानी जीवित जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन, है ना। सही पकड़ा। और इसको हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जहां हम पौधों की बात करते हैं, और दूसरा है जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान। जहाँ जानवरों का अध्ययन होता है। सिंपल फंडा है। लेकिन अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो नोट्स में एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस का जिक्र है। हाँ, एरिस्टोटल को बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जनक यानी फादर माना जाता है, और थियोफ्रास्टस बॉटनी के जनक हैं। इन लोगों ने पहली बार लाइफ को ऑब्जर्व करके कैटेगरीज बनानी शुरू की थी। अच्छा, पर जब हम लाइफ की बेसिक यूनिट की बात करते हैं तो वो सेल है। पीडीएफ में एक बड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन है कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। एग्जैक्टली। पर इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि आपका और मेरा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर छोटी छोटी ईंटों से बना है, और वो ईंट हैं, सेल हैं। और फंक्शनल यूनिट मतलब बॉडी में जो भी काम हो रहा है, सांस लेना, खाना पचाना, वो सब आखिर में इन्हीं सेल्स के अंदर हो रहा है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। हाँ, और इन ईंटों को ढूंढने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल की खोज की थी। पर एक ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट क्या है? अब उन्होंने डेड सेल्स देखी थी ना, कॉक की। बिल्कुल। उन्हें माइक्रोस्कोप में बस छोटे छोटे खाली डब्बे दिखे थे, जिसको उन्होंने लैटिन वर्ड सेलुला से सेल नाम दिया। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सोच रही थी रॉबर्ट हुक का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, जैसे किसी ने दूर से एक खाली वीरान गोस्ट टाउन देखा हो जहां सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। क्या मस्त एनालॉजी है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। असली एक्शन तो उसके कुछ सालों बाद शुरू हुआ, 1674 में। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक की एंट्री। सही जवाब। जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने थोड़ा बेटर माइक्रोस्कोप बनाया और तालाब के पानी में पहली बार एक लिविंग सेल देखी। अरे वाह! यानी उस गोस्ट टाउन के अंदर जाकर देखा तो पता चला कि वहां तो एक्चुअली में वर्कर्स चल फिर रहे हैं, शहर जिंदा है। पर आखिर ये जिंदा शहर यानी सेल कितनी छोटी या बड़ी हो सकती है? नेचर ने इसमें बड़ी एक्सट्रीम वैरायटी रखी है। अगर दुनिया की सबसे छोटी सेल की बात करें तो वो बैक्टीरिया की होती है। लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, बिना माइक्रोस्कोप के दिखेगी नहीं। और सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका एक शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच का अंडा है, लगभग 170 बाय 130 मिलीमीटर। बाप रे, वो तो काफी बड़ा फर्क है। और सिर्फ साइज ही नहीं, इनके जीने का तरीका भी कितना अलग होता है। नोट्स में अमीबा का बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया वाला। हाँ, एंडोसाइटोसिस। अमीबा के पास हमारी तरह कोई प्रॉपर मुंह तो होता नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे खाता है? देखो, जब भी उसे कोई शिकार दिखता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन उस पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेती है और एक तरह से पूरी तरह निगल लेती है। बिल्कुल, किसी साई-फाई मूवी के एलियन की तरह। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमीबा जैसी सिंपल लाइफ से लेकर हम ह्यूमंस तक सेल्स ने खुद को बहुत अपग्रेड किया है। और यहीं पर बायोलॉजी का बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ, ये प्रोकैरियोटिक थोड़ा बेसिक वाला वर्जन है ना, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। सही बात है। इनका डिजाइन बड़ा शुरुआती है। इनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, बस एक सिंगल सर्कुलर डीएनए अंदर तैर रहा होता है। यानी वही खुले मैदान जैसा सिस्टम जहाँ सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। तो फिर यूकैरियोटिक सेल्स उस मैदान से अलग कैसे हैं? क्योंकि हम इंसान और पौधे तो यूकैरियोटिक ही है ना। यूकैरियोटिक सेल्स एक अलग ही लेवल की चीज है। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं। बिल्कुल। एवोल्यूशन को ये जटिलता इसलिए जरूरी लगी क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा तो फंक्शंस भी कॉम्प्लेक्स होंगे। आप हैजर्डस केमिकल्स और डीएनए को एक ही खुले मैदान में नहीं रख सकते। अरे हाँ, ये तो डेंजरस हो जाएगा। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल
दोनों यूकैरियोटिक हैं और दोनों में कमरे बने हुए हैं, तो फिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? इनकी संरचना में तो जमीन आसमान का अंतर है। फर्क इनके लाइफस्टाइल की वजह से है। पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, उन्हें आंधी, तूफान, बारिश सब वहीं खड़े-खड़े सहना है। इसलिए उनकी सेल बड़ी, आयताकार यानी रेक्टेंगुलर और बेहद मजबूत होती है। क्योंकि उनके चारों तरफ एक रिजिड सेल वॉल होती है, और एनिमल्स को तो शिकार करना है, भागना है, तो लचीलापन जरूरी है। एकदम सही। इसलिए एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ एक लचीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसीलिए एनिमल सेल्स छोटी और थोड़ी गोल आकार की होती हैं। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होती है। पर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाती हूँ। प्लांट सेल एक मजबूत किले की तरह है, एक रिजिड कैसल, और इस किले के बीचों बीच एक बड़ा सा गोदाम है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। इस बड़े वैक्यूल की वजह से ही न्यूक्लियस थोड़ा साइड में खिसका रहता है। वाओ! और एनिमल सेल? एनिमल सेल एक लचीले टेंट की तरह है जो मूव कर सकता है। इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स बिखरे होते हैं और न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में राजा की तरह बैठा होता है। बहुत खूब। और इनके ऑर्गेनेल्स में भी इनकी लाइफ के हिसाब से ही फर्क होता है। जैसे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। हाँ, तो उनके किले में क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड होना जरूरी है। एनिमल सेल में तो प्लास्टिड्स होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम तो दूसरों का खाया हुआ, मेरा मतलब दूसरों से खाना प्राप्त करते हैं। हाँ, और एनिमल सेल्स चूंकि मूव करती हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा मशीनरी चाहिए, जैसे मूवमेंट के लिए सीलिया और सेंट्रोसोम, जो प्लांट्स में टिपिकली नहीं होते। और एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, और कचरा साफ करने के लिए लाइसोसोम्स भी तो एनिमल सेल्स में ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि जानवरों की लाइफ ज्यादा एक्टिव होती है। आपने पूरी फैक्ट्री की लेआउट तो समझ ली, लेकिन आखिर फैक्ट्री के अंदर काम कैसा चल रहा है? सेल के भीतर का माहौल कैसा है? अगर कोशिका के अंदर झांकें तो हमें दिखेगा साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा एक जेली जैसे तरल पदार्थ से भरा होता है, जिसमें ये सारे अंग तैरते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म का ही हिस्सा है। और इसी जली वाले समुद्र में तैर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे हम ईआर कहते हैं। ये फैक्ट्री की मेन प्रोडक्शन लाइन है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला रफ ईआर है ना, जो खुरदरा दिखता है। इसके ऊपर राइबोसोम्स बैठे होते हैं और ये प्रोटीन बनाता है। बिल्कुल। और दूसरा है स्मूथ ईआर, जिस पे राइबोसोम्स नहीं होते। इसका काम है लिपिड यानी फैट बनाना। पर ये राइबोसोम्स आखिर करते क्या हैं? राइबोसोम्स एक्चुअली प्रोटीन बनाने वाली मशीन्स हैं। इनमें दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट। ये mRNA और tRNA के साथ मिलकर अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं और एक प्राइमरी प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ आकर ना मुझे एक कंफ्यूजन होती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर रफ ईआर और उसके राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना ही दिया है, तो बीच में एक नए ऑर्गेनेल की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है गोल्जी अपैरेटस वहां क्या कर रहा है? ये बहुत आम कंफ्यूजन है। देखो, कमीलो गोल्जी ने जिस गोल्जी अपैरेटस को ढूंढा था, वो उस ईआर के रॉ प्रोटीन को फाइनल शेप देता है। ईआर सिर्फ कच्चा माल बनाता है। वो प्रोटीन किसी काम का नहीं है जब तक उसकी ठीक से फोल्डिंग ना हो। अच्छा, यानी ईआर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और गोल्जी अपैरेटस एक एडवांस्ड पोस्ट ऑफिस की तरह है। एग्जैक्टली। गोल्जी उस प्राइमरी प्रोटीन को सेकेंडरी या टर्शरी में बदलता है, उसको छोटी छोटी वेसिकल्स में पैक करता है, उस पर एड्रेस लेबल लगाता है और सही जगह भेज देता है। अरे वाह, ये कोऑर्डिनेशन तो कमाल की है। और क्या गोल्जी लाइसोसोम्स भी बनाता है? हाँ, जो सेल का पाचन अंग है और वेस्ट डिस्पोज करते हैं, वो भी गोल्जी ही बनाता है। ठीक है, फैक्ट्री चल रही है, पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है, लेकिन इस सेल के बाहर और अंदर रॉ मटेरियल, गैस और पानी आता जाता कैसे है? उसके लिए नेचुरल फिजिक्स के दो रूल्स लगते हैं। पहला है डिफ्यूजन यानी विसारण। विसारण, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है ना कि चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागती हैं। हाँ, जब तक दोनों तरफ बैलेंस ना हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली से ऐसे ही आती जाती हैं। इसको भी एक एनालॉजी से देखते हैं। जैसे एक भीड़ भरी ट्रेन है, लोग दबादब भरे हैं। जैसे ही बगल वाले खाली डिब्बे का गेट खुलता है, लोग ऑटोमेटिकली उस खाली डिब्बे की तरफ भागते हैं जब तक दोनों डिब्बों में भीड़ बराबर ना हो जाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और डिफ्यूजन की ही एक स्पेशल कैटेगरी है ऑस्मोसिस यानी परासरण। इसमें क्या फर्क है? ये ट्रेन वाली एनालॉजी इसमें कैसे फिट होगी? इसमें एक वीआईपी बाउंसर बीच में आ जाता है, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बाउंसर सबको नहीं आने जाने देता,
सिर्फ पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अंदर बाहर आने देता है, बाकी चीजों को रोक देता है। अच्छा, तो सिर्फ पानी मूव करेगा। इसके 3 कंडीशंस भी तो पीडीएफ में दिए गए हैं। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी पानी बाहर ज्यादा है तो बाउंसर क्या करेगा? पानी को अंदर आने देगा। नतीजा? सेल जैसे रेड ब्लड सेल फूल जाएगी, सूज जाएगी। और दूसरा आइसोटोनिक है, उसमें पानी अंदर बाहर बराबर मूव करता है तो सेल का आकार नॉर्मल रहता है। पर हाइपोटोनिक में दिमाग घूम जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल के बाहर का माहौल कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो सेल के अंदर का पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है। तो सेल बेचारी पूरी तरह सिकुड़ जाती है। श्रिंकिन। और पौधों में तो इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं ना? हाँ, जब पौधे की सेल इतना पानी खो देती है कि अंदर का मटेरियल उस रिजिड सेल वॉल से सिकुड़कर अलग हो जाता है। इस मैकेनिज्म की प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत बड़ी है। वो कैसे? सोचो, अगर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को गलत आईवी ड्रिप लगा दी जाए, प्योर वाटर की हाइपोटोनिक ड्रिप चढ़ा दी, तो पेशेंट की रेड ब्लड सेल्स में पानी भर जाएगा और वो नसों के अंदर फट जाएंगी। ओ बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। यानी इन माइक्रोस्कोपिक क्रियाओं को ठीक से समझना कितना जरूरी है। और ये समझ ऐसे ही एक रात में नहीं आई। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो इस डिस्कवरी के पीछे कई सालों का सफर है। हाँ, हिस्ट्री टाइमलाइन देखकर तो यही लगता है। जैसे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। फिर 1839 में श्वान और श्लाइडन ने मिलकर सेल थ्योरी पेश की, जिसमें बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। उसी साल पुरकिंजे ने उस जेली वाले हिस्से को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। लेकिन ये नई सेल्स आती कहाँ से हैं? ये मिस्ट्री तो 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने सॉल्व की थी, है ना? उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। हाँ, और फिर तो खोजों की झड़ी लग गई। 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने डीएनए ढूंढ निकाला। 1886 में ऑल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। और 1898 में हमारे कमिलो गोल्जी जी ने गोल्जी बॉडी को खोजा। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1953 में, जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर दुनिया के सामने लाया। हर नए वैज्ञानिक ने पहले वालों के कंधे पर खड़े होकर काम किया। एकदम सच बात। तो इस डीप डाइव को अगर मैं संक्षिप्त में समराइज करूं, तो हमने देखा कि कैसे एक छोटे से शब्द सेल के अंदर पूरी की पूरी एक फैक्ट्री चल रही है, जिसमें डीएनए का मैप है, ऑर्गेनेल्स हैं और डिफ्यूजन और ओस्मोसिस जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ, बीमारियां सब इन्हीं कोशिकाओं की हेल्थ पर डिपेंड करते हैं। कोशिका की भाषा ही हमारी लाइफ की भाषा है। सही कहा। अब जाने से पहले स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए एक बड़ा नया और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। मैं भी सुनना चाहूंगा। एक पल के लिए सोचिए, अगर हम भविष्य में इन नैनोस्कोपिक फैक्ट्रीज को पूरी तरह मैन्युअली कंट्रोल करना सीख लें तो क्या होगा? मतलब सेल को हैक करना। बिल्कुल। क्या हम बुढ़ापे को आने से पहले ही गोल्जी एपैरेटस के लेवल पर रोक पाएंगे, या किसी बीमारी के शुरू होने से पहले ही क्या सेल खुद को रीप्रोग्राम कर लेगी? इस फ्यूचर पॉसिबिलिटी पर जरूर विचार करिएगा। ये थॉट तो सच में हिला देने वाला है। तो इस माइंड बेंडिंग थॉट के साथ हम इस डीप डाइव क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। अगली क्लास में आगे के बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक पीडीएफ नोट्स को पढ़ना जारी रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।